बेटा अब हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान चैप्टर है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है वहां पर आप पूछ लेना। और जो प्रैक्टिकल्स में 100% ऐसे नहीं थे जैसे मैं कराऊंगा आप लोगों को, बट फिर भी एक दिमाग में जैसा हम लोग स्कोप लेके चल सकते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को। तो इससे पहले चैप्टर 3 में ध्यान सुनिएगा, हम लोगों ने डाल्टन साहब की एक बात पढ़ी थी। क्या कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम डिवाइड नहीं करेंगे। एटम इस दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम से छोटी कोई चीज नहीं है, डाल्टन साहब ने बोली थी। अगर मैं डाल्टन साहब की बात को सच मान लेता हूं तो आज मैं यहां तक नहीं होता या पूरी दुनिया यहां तक नहीं होती। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई और भी बहुत सारी चीजें की इन्वेंशन हुई, तो बेटा हमारे पास बाद में पता पड़ा कि एटम भी किसी चीज का मिलकर बना हुआ है, और उन चीजों को हमने क्या बोला, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बना है, वो हमारे पास क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अभी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो आप लोगों को एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जो आप लोगों ने बचपन में सबने करा होगा। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है मेरे हाथ में, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स हैं और काफी लंबे बाल हैं मेरे, शायद इस क्लास में बच्चियों से भी काफी, कुछ बच्चियों से तो लंबे हैं, एक बच्ची है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अपने बाल को काटता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर काटता रहूंगा, तुमसे बात भी करता रहूंगा, दिख तो रही हूँ स्मार्ट सा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मैसी लग रहे हैं क्या, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, है ना। तो बेटा देखो, मैं जब यहाँ पर अभी आराम से या तेजी से जैसे भी काट लूँ, कोई फर्क तो पड़ना है, पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अपने बालों को काट रहा हूँ, तो मैं क्यों काट रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जब मैं इसे काट रहा हूँ तो कॉम्ब में कोई फ्रिक्शन हो रहा है, और कॉम्ब में जो फ्रिक्शन हो रहा है इसकी वजह से इस बाल भी टूट सकते हैं, मैं देखो काफी सारे टूट रहे हैं, ये मत देखना, ये नहीं देखना, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है बच्चा, उस फ्रिक्शन की वजह से आप लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कॉम्ब के अंदर डेवलप कर दी। और जो मेरे हाथ में पीसेस ऑफ पेपर रखे हुए हैं, इनकी बात करूंगा तो ये थोड़े थोड़े ऊपर आ जाएंगे, देखो बालों ने रोक दिया, अब तो दोबारा काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, एक दो पीसेस ऑफ पेपर को अगर मैं यहाँ पर लेके देखूंगा, अभी आपको दिखा दूंगा, कैमरे में ना भी देखें तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पीसेस ऑफ पेपर क्या आ रहे हैं, ऊपर आएंगे, ये देखो वहां से नहीं दिख रहा होगा, थोड़े थोड़े ऊपर उठे। अब वो ऊपर क्यों उठे, आइए इस चीज को जानते हैं पहले। ये तो कॉमन साइंस तो बचपन में कर रखा है ना यार, ऐसे ऐसे स्केल घिसते थे हाथ में, फिर उसके आगे लगा देते तो वो पेपर दिखा उठता हुआ, तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे ऐसे घिस लो, सर पे बैलून घिसते थे, ये देखो, तो ये ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है, आइए इस चीज की साइंस को जानते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, आपके पास जो बॉडी थी आपने उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज करने से हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, हमें नहीं पता, बट मुझे पता है कि कुछ चीज तो बाहर निकली, कॉम्ब से कुछ चीज तो बाहर निकली होगी, वरना जब मैंने बिना कॉम्ब करे उसको पेपर के पास रखा तब तो अट्रैक्ट नहीं हुआ था, और जब मैंने कॉम्ब किया और उसको रखा तो पेपर आपने देखा टेबल से उठ के अट्रैक्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि शायद कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल तो है बेटा अंदर, कॉम्ब के अंदर, और पेपर, पीस ऑफ पेपर जिसको मैं अभी एटम मान के चल रहा हूं। तो ये बात तो तय होगी कि भैया यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है। तो जो डाल्टन साहब की बात थी कि एटम को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। और आप लोगों को बता दिया जाए कि अब हमें ये पता पड़ गया है कि हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये एक्टिविटी हमारे पास यही है। दूसरा यही है, सिल्क रॉड से ग्लास को रब करेंगे, उसके बाद उस ग्लास को जब आप बैलून के पास लेके आओगे तो बैलून क्या करेगा, तो चार्ज अट्रैक्ट करेगा। और नहीं तो दिक्कत ऐसे घिस लेना बैलून को सिर में, दीवार में चिपका देना, बैलून चिपक जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एटम के अंदर कहीं से कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है, इससे पता पड़ रहा है। समझ में आया,
अभी मैंने ये नहीं बताया चार्ज पार्टिकल क्या है, बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यार ये बात तो अब गलत हो गई डाल्टन साहब की कि एटम इंडिविजिबल है, एटम किसी ना किसी चीज का मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास अलग अलग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या बोला, वो चीज जिससे मिलकर एटम बना है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बेसिकली जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुरू में, वो केवल दो ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी 1932 में, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से भी किसकी हुई थी बेटा, प्रोटॉन की, ये बात याद रखना, ठीक है। वेल अब मैं पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पहले बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिन्होंने करी थी उसका नाम क्या था बेटा, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ठीक है। मेरे हिसाब से ईयर तो दिया नहीं है, ठीक है, जे थॉमसन दे रखा है और नहीं दे रखा, ठीक है। 1886 में गोल्डस्टीन है ना, 1886 में गोल्डस्टीन का दे रखा है। तो जो एनसीईआरटी में ईयर है वो आप याद रख सकते हो। न्यूट्रॉन का ईयर जहां तक मुझे याद है 1932 है, फिर भी एक बार चेक करके तब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, एनसीईआरटी बोलती है कि इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। और इसके बाद एनसीईआरटी अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछती है कि व्हाट आर कैनाल रेज। तो सबसे पहले मैं कैनाल रेज आपको समझाऊं, उससे पहले भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन समझाएगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग चलने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी अलग। देखो बेटा होता क्या है, आप लोगों के पास एक हमारे पास चैम्बर बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। और मैं जो अब आपके सामने एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं क्या हुआ होगा, उसको हम लोग कहेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए होंगे ये बात हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको अभी क्या कराने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, किसकी मदद से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि किसने परफॉर्म किया था, थॉमसन साहब ने। क्या किया था आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि यहां पर दो प्लेट लगाई, एक प्लेट थी कैथोड की, एक प्लेट थी बेटा किसकी, कैथोड की, और दूसरी प्लेट किसकी थी, एनोड की। अब पहले मैं आपको बता देता हूं, 8th क्लास में आप लोग ये पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है बेटा, और कैथोड कैसी रहती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रहती है, ठीक है। अब देखा क्या गया कि हम लोगों ने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का छोटा वाला डंडा होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं बेटा, और जो बैटरी का बड़ा वाला डंडा होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे हमने यहां पर लगाया, ठीक है। अब सुनो, गैस जो होती है ना हमारे पास, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गैस, अब यहां पे भी गैस, आपको करंट लगता है नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, वोल्टेज जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो गैस करंट को, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। कब होंगी गैस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो। तो यहां पर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया लाइटनिंग के टाइम पे, एग्जैक्टली। हवा में भी कहते हैं ना, हवा में भी करंट आ जाता है बिजली जब गिरती है तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है बेटा, वोल्टेज। यहाँ पे सेल से ही दे पाऊंगा मैं, सेल ही यूज करूंगा मैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो क्या हुआ, इस कैथोड से कुछ रे ट्रेवल करी, कुछ रेज ट्रेवल करने लगी, और ये रे थी, इन रे का नाम क्या पड़ गया हमारे पास, कैथोड रे। क्या पड़ गया बेटा, कैथोड रे, ठीक है। अब ये जो कैथोड रे थी कैसे थी, नेगेटिव से निकल रही, क्योंकि कैथोड कैसा टर्मिनल है और एनोड कैसा है, समझ में आ रहा है इतना। नेगेटिव टर्मिनल से रे निकलकर किधर जाने लगी,
पॉजिटिव की तरफ जाने लगी। तो ये जो रेस थी ये ऐसी रे थी जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। अब पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? जो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव थे तभी तो भाई हमने देखा कि ये पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये खुद कैसे हैं? नेगेटिव है। खुद कैसे होंगे? ये नेगेटिव होंगे। अब ये नेगेटिव हैं तो ये इसकी तरफ जा रहे थे। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब अब ये तो नहीं है ना कि रे पूरी सीधी एक रे जा रही है, नहीं, छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर एक रे बनी होगी। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। समझ में आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो थॉमसन साहब ने ऐसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स छोटे 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 उनको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर है? अब ऐसे ही हमारे पास गोल्डस्टीन ने भी, देखो कैनाल रेस बोल रहा है ना, सेम ये था। अब देखो बस यहां पर क्या कहानी है हमारे पास? यहां पर एनोड की प्लेट है और यहां पर भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली बैटरी आएगी और यहां पर प्लेट किसकी आएगी? कैथोड की। ये इस बार कैथोड की प्लेट है और कैथोड की प्लेट है तो ये कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव। और ये जो प्लेट है वो हमारे पास एनोड की है, तो एनोड की प्लेट है तो बेटा ये कैसी हो जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब ये जो हमारे पास हाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वही हाई वोल्टेज दिया तो देखो क्या हुआ, यहां से कुछ रेज निकलकर अब किधर जाने लगी? नेगेटिव की तरफ। तो ये खुद कैसा नेचर हुआ इनका? पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव के पास जा रही है। तो ये जो पॉजिटिव रेज थी, ये जो पॉजिटिव रेज थी जो इससे निकली, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। तो व्हाट आर कैनाल रेज? दे आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज दैट आर एमिटेड फ्रॉम एनोड व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। समझ में आया इतना? अब ये जो थे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे थे तो इनके ऊपर चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स थे, एनोड रे के जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? प्रोटॉन नाम दे दिया। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई थी हमारे पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? अब प्रॉब्लम ये नहीं आई, प्रॉब्लम आई कि ठीक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमने मान लिया, पर भैया ये एटम के अंदर रहते कैसे होंगे? तो पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। अभी जो हमारे दिमाग में मॉडल है उसको समझ लो बस। ये हमारे पास एक पूरा एटम है बेटा, यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अब सुनना मेरी बात, जो पहले माना गया वो ऐसे था कि न्यूक्लियस के पास तो प्रोटॉन होता है अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जो अंदर है वो कौन सा है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? सॉरी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है कहां पर होगा बेटा हमारे पास? न्यूक्लियस में। इसीलिए इसको निकालना मुश्किल भी होता है और इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर होता है, इसलिए इसे निकाला भी आसानी से जा सकता है। समझ में आ रही है इतनी बातें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो हमारे पास अभी तीसरा मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा बस, क्योंकि मुझे एक टर्म बतानी है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि प्रोटॉन के साथ साथ इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज न्यूक्लियॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है? तो न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या चीज होती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो ये हमारे पास अब तक का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाते हैं, प्रोटॉन नहीं निकल पाते। तो प्रोटॉन आर डीपली सीटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है? प्रोटॉन काफी डीप अंदर। अब मेरी बात सुनिए यहां पर ध्यान से, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, क्योंकि अब तो ये दिमाग में आना चाहिए कि इनका मॉडल कैसा होता होगा। इनका मॉडल कैसा है कि ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, प्रोटॉन का अरेंजमेंट है कैसा किसी भी एटम के अंदर?
तो बेटा इसके सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए? मिस्टर, बताइए, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा है किसका? थॉमसन साहब का। क्लास में तो हो गया ना चैप्टर एक आध स्कूल में, किसी को ये नहीं पता? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, डाल्टन की जो थ्योरी थी फेल कर गई थी, क्योंकि हमें पता है कि एटम भी अब डिविजिबल हो, चार्ज आ रहा है कहीं ना कहीं से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है। अब तुम्हें अभी तो नहीं पता क्या क्या ट्रांसफर हुआ, पर ये तो पता पड़ गया ना कि चार्ज तो कुछ था तभी तो अट्रैक्ट हुआ। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल। तो ये अगर अट्रैक्ट हुआ होगा तो पक्का भी ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो गया होगा मेरे पीसेस ऑफ पेपर और कॉम्ब के बीच में, तभी वो अट्रैक्ट हुए। वेल, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में अलग अलग मॉडल। तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों ने तरबूज खाया है सबने? अभी जाड़ों का सीजन है, तरबूज नहीं मिल रहा, वरना मैं तरबूज ले आता। आप सुनिए, तरबूज आप खाते हो तो वो तरबूज कुछ इस तरीके से होता है। अंदर का जो पोर्शन है वो कैसा होता है हमारे पास? अंदर का पोर्शन कैसा होता है बताओ? तरबूज के अंदर कैसा होता है? बीज होता है, लाल होता है। मैं मेजर बताना काम कैसा होता है तरबूज में। तरबूज के अंदर लाल है, ताजा ताजा लाल है, लाल है? चलिए, ये ताजा ताजा लाल तरबूज है। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने यही बात कही थी कि जो हमारे पास एटम है ना वो बिल्कुल तरबूज की तरह है। बता रहा हूँ बेटा, पुडिंग अंग्रेज सुन ले अभी। हाँ वही है। तो ये जो वाटरमेलन है, यहाँ पर जो इसका रेड पार्ट होता है ना, ये तो पूरा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर बीच बीच में आप लोगों को बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? तरबूज के बीज दिख रहे हैं, और इन बीज को उसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला एटम पूरा स्टेबल क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे बीच बीच में क्या रखे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। समझ में आई इतनी बात? ये किसका मॉडल था? थॉमसन का मॉडल था। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखो बेटा, पुडिंग एक्चुअल में कुछ केक टाइप का एक खाने का यंत्र होता है। आप छोड़ो, हम हिंदुस्तानी हैं, खीर खाइए, घर में खीर खाइए। खीर में मम्मी ड्राई फ्रूट्स भी डालती हैं, कई बार काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम डाल देती हैं। तो कैसा होता है? ये आपकी कटोरी, इसके ऊपर मैं खीर बनाया तो यहाँ पे ये पूरा, ये आपकी पूरी खीर है ना। और इसमें ये आ गया बादाम, ये आ गया काजू, ये आ गया पिस्ता, ये आ गई किशमिश, ये आ गया मुनक्का, और जो भी चीजें मम्मी डाली। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, प्लम होते हैं छोटे छोटे नट्स, ये जो काम कर रहे हैं प्लम, ये प्लम का काम कर रहे हैं, किशमिश, काजू, मुनक्का। और पुडिंग होता है पूरा व्हाइट पोर्शन। तो व्हाइट पोर्शन उसने किसको कंपेयर किया? न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज को। और रेड रेड के छोटे छोटे डॉट्स बता रहा हूँ, प्लम यार एक्चुअली में वो आड़ू बुखारा होता है ना, उसे पहाड़ में प्लम बोलते हैं। खैर वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोला जाता है। तो पुडिंग एज अ होल क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। और उसमें जो प्लम थे छोटे छोटे, उसको किसकी तरह ट्रीट किया इसने? इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया। यहां तक चीज समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल, बात एक ही। लेकिन इसके मॉडल में कई सारी चीजें दिक्कत थी। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता, इसने तो कह दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसने बोला ही नहीं कभी, ये इसने कभी बोला ही नहीं। समझ पा रहे हो? इसने कहा भैया एटम स्टेबल क्यों है? एटम स्टेबल बोला ही नहीं। सुनो मेरी बात, यहां पर कंफ्यूज मत होना। इसने कहा एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किस शब्द का इस्तेमाल किया इसने? न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल किया, स्टेबल नहीं। तो इसका ड्रॉबैक क्या था थॉमसन का? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब जब थॉमसन मॉडल खत्म हो गया, फिर कौन आए? रदरफोर्ड। वैसे तो जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का है वो उनके साथ उनके दो चेले, थॉमसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा। थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इतने अच्छे प्रोफेसर थे कि इनके जो 7 असिस्टेंट थे बाद में उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये काफी अच्छे प्रोफेसर रहे थे। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी इसका डेटा भी देती है। ठीक है, तो एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है।
और दूसरा इसमें दे रखा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन 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 सुनो आप ध्यान से, मेरे पास जो अगला मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, मैं पहले आप लोगों को एक काम बोलूंगा, यानी कि अभी हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं छोटी सी, ठीक है, इंटरेस्टिंग सी है, आप लोगों को मजा भी आएगा, लेकिन मजे इतने लेना कि आसपास के बाजू के लोगों को दिक्कतें ना हो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक सेटअप लगा रहा हूँ, ठीक है, और उस सेटअप को आपने ध्यान से करना है। मैंने पहले बोला था क्लास में जो चीज गंदगी होगी उसे आप लोग साफ करेंगे मिलके। एक जना यहाँ पर आ जाओ, कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए फटाफट। अरे उसे क्यों उठा रहा है, उसके बाद एक ही बॉल है, नहीं उसे बॉल क्यों नहीं दिए, बॉल दो पहले तो उसे, सारे चार एक दिन सबसे ज्यादा बॉल डालूंगा उसे, सबसे ज्यादा बॉल दे दो, ये आ जा आगे समाज। अच्छा अब आराम से बेटा, मानस की बॉल नहीं, शांत, हाँ जी, इसको रख दो बेटा आराम से। सॉरी बॉल देना, कौन सी बॉल चाहिए? मेरे को दियो बस। अच्छा अब सुनो, ये झूल रहा है पता नहीं कैसे, बस अब सुनो मेरी बात, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ बॉल्स दे रखी हैं, मैंने आप लोगों को सबको बॉल दे रखी हैं। पिक्चर ब्लर हो रही है, चलो उसको भी नहीं हो रही, ऊपर से नहीं हो रही, मैं देख लेता हूँ इस चीज को। बेटा थैंक यू सो मच इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन आगे वाले बच्चे बोल रहे हैं नहीं हो रही, तो ये थोड़ा सा वो आ रहा है, बट चल जाएगा, है वीडियो नहीं बताया, अच्छा वीडियो नहीं बताएगा इसको, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आपको सामने आपका एक मॉडल आपको दिख रहा है, राइट। अब लेट्स से कि आप लोगों को ध्यान सुनना, जो मैं कह रहा हूँ उसी बात को आपको फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लोगों के पास मैंने छोटी छोटी बॉल्स दे रखी हैं, ठीक है, और ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं ये आप लोगों ने कहां पर हिट करनी है, इस बॉल को। अभी रुक जा बेटा, टाइम दो, इस बॉल को हिट करना है। कौन सी बॉल को? यहाँ पे भी एक बॉल लटक रही है, ये बॉल है, तुम ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ तुम क्या समझ रहे हो, है ना, और ये हिल भी रहा है थोड़ा सा, तो मैं तुम्हारी सारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। अब मैं ना पकड़ूं तो और हिलेगा, फिर मेरे मन में और दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने पकड़ रखा है। कितना तेज है, वो हिल रहा है, सर पकड़ रहा है, वह सुधर जा, 9th क्लास में ही अभी तो इतना मत हिला कर। अरे हिला बोला मैंने, हिलाया बोला। अरे बच्चों चुप, अश्लील बातें नहीं, ये सब बातें गंदी होती हैं, और ये सब बातें कैमरे के सामने नहीं करनी चाहिए, तुम फिर भी कर लेते हो, और तुमसे अच्छा मैं हूँ जो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। पर कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि गलत काम करने से अच्छा है सही चीज़ों का पता होना, है ना। तो जो चीज़ें गलत हैं वो हमें करनी नहीं है, पर सही क्या है ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी भी चाहिए। 10th में बहुत आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, सेक्स एजुकेशन रिप्रोडक्शन पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब सुनो काम क्या है, आप लोगों ने इस सेंटर बॉल पे हिट करना है सारे में, ठीक है। अब जैसे ही मैं गो बोलूंगा मैं पीछे पहुंच जाऊंगा कैमरा लेकर, और मैं आराम से रिकॉर्ड करूंगा, और मुझे ये बताना क्या बेटा मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे मेरा सर फोड़ दोगे। इधर तो कोई मारेगा नहीं, सारे इधर हिट करेंगे, वही तो कह रहा है ना, सर को मारेंगे, मुझे पता है बेटा, खड़े होके मार ले, बैठ के मार ले, कैसे ही मार ले तुम, है ना। मेरी बात सुनो, और टारगेट करना है इसको, ठीक है। मैं जैसे ही पीछे जाऊंगा आप लोगों को समझना भी है हिट किसको करना है, कौन सी वाली बॉल, मेटल की बॉल को, ठीक है, मेटल की बॉल को हिट करना है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं जैसे ही गो बोलूंगा ना तब आएगा। अभी मैं जरा क्या कह रहा है, इसकी बॉल पहले गिर रही है बेटा, नहीं सबकी बॉल सबके कब्जे में होती है, ऐसी बात मत कर। चलो अभी देखो आपको गोल्ड कलर की बॉल दिख रही है, एक बच्चा इधर ही बैठा है, मैं बोलूंगा गो तब हिट करना सारे, ठीक है। 1, लेकिन सुनो कितना तैयार हो रहे हैं बच्चे से, ठीक है। चलो सब अपने अपने हाथ करना, मैं 3 बोलूंगा तभी करना, 1 2, हाथ देखो सबको। ओ मैंने बोला ही नहीं, रुक तो जाओ, अरे मैं 3 तो बोलूंगा, इतनी जल्दी क्यों हो रही है। अच्छा अभी सुनो, 2 मिनट सुन तो लो, आप मुझे बताना कि कितनी बॉल जो मेटल की बॉल है उसको हिट करी है, ठीक है। वो काउंट मैं वीडियो से देख लूंगा, ठीक है। तो मैं जब बोलूंगा गो तब हिट करना है, ठीक है। 1 2
3 गो। लगाओ लगाओ, करते जाओ। हमार हिली हिली, एक की लगी है किसी की? और है कोई? मारो मारो और मार लो, और मार, शाबाश। हाँ, बच्चे देखो नीचे से बीन बीन के मार रहे हैं। हाँ, पास चला जाओ उसके यहाँ। अब भी नहीं लग रही, अब भी नहीं लग रही, बात हद है। ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे अब भी नहीं लग रही। हाँ, वहाँ से मार ले, खड़े होकर चुप्पा दे दे उसे। बस बेटा, अच्छा अब रुक तो जाओ। अरे बस मेरे लालो, बस बस। अच्छा ओके 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 ओके, नहीं लग रही, नहीं। अब आपस में मारना बंद करेंगे। अब बस बस, शैतानी नहीं। ठीक है, अब हम लोग इस मॉडल से जो आपने करा बेटा, अब सुन लो ध्यान से। ये जो हमारे पास एक्टिविटी है बहुत ही दिमाग से करनी है हम लोगों ने, और जो चीज़ समझने वाली है ना उसको समझना है। ठीक है, अब मैं पहले इसको हटा देता हूँ। बच गई तो मार ले, एक बार और ले। नीचे से उठा के बीन के मार में आड़। एक इतनी देर में एक लगी। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब यहाँ पर यही काम अब सुनना। देखो मस्ती हो गई, क्लास के बाद सफाई करानी है। ठीक है, क्लास के बाद सफाई करानी है। और मेरा मार्कर भी खो गया, किसी को दिख रहा है क्या? किसी को दिख रहा है मार्कर? चलो मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, यहाँ पर पहले सुनो, रदरफोर्ड ने यही काम किया था। अब सुनो, जो आप लोगों ने बॉल फेंकी हैं, क्या फेंकी हैं? बॉल फेंकी हैं, उन बॉल को उन्होंने बोला था अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोला था बेटा? अल्फा पार्टिकल्स। देखो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा चुका हूं। उसमें आप लोगों के पास मैंने एक चीज कराई थी, क्या? एटॉमिक नंबर सब। उसमें नंबर 2 का एलिमेंट कौन सा था बताइए? हीलियम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास 2He4 होता है, 2He4, इसको रिप्रेजेंटेशन तो पता है ना कैसे लिखते हैं भाई? 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारे पास यूज किया गया था एज अ अल्फा सोर्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है? हीलियम। पर हीलियम का ही कौन सा? तो अगर आपसे पूछे स्पेसिफिक तो बेटा डबली चार्ज, यानी कि 2 चार्ज थे इसके ऊपर, He2 पॉजिटिव बेसिकली, ये हमारे पास हीलियम पार्टिकल बोला जाता है। तो बस आप लोगों के लिए अल्फा पार्टिकल बोलेगा तो आपके पास वो किसकी बात कर रहा है बेटा? हीलियम। ठीक है, आपके हाथ में जो थे वो क्या थे? सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पर जो मेरा मॉडल आपने रखा था उसमें मैंने येलो से कलर का एक चीज लटका रखी थी। येलो से कलर की एक वायर थी, वो जो वायर थी बेटा वो थी गोल्ड की फॉइल। क्या थी? गोल्ड की फॉइल। रदरफोर्ड ने भी अल्फा पार्टिकल मारे थे जो कि उस गोल्ड फॉइल से मारते हुए बाहर गए, यानी कि उस गोल्ड फॉइल को पास करते हुए गए। तो उसका एक्सपेरिमेंट भी कुछ इस तरीके से था, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में उसने एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स छोड़ दो, जैसे यूरेनियम सुना होगा आप लोगों ने, वो रेडियो एक्टिव होता है। भाई तुम लोगों लेके नहीं आते अपना बैंड जो रात में चमकता है, फिर कहते देख रात में चमक रहा है, इसमें रेडियम है, ये है वो। एसी का रिमोट, वेरी गुड। तो बेटा वो सब ऐसे जो एलिमेंट्स है कुछ इसमें रेडियो एक्टिव है जो अपने आप डीके होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेड का चैम्बर बनाया था और इसके अंदर से उन्होंने वो, वैसे यहाँ पे उन्होंने पोलोनियम लिया था और यहाँ से उन्होंने अल्फा रेज मारी। क्या मारी थी? अल्फा रेज, जो कि तुमने किस फॉर्म में डाली? बॉल की फॉर्म। ठीक है, अब अल्फा रेज को यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल जो कि बहुत ही पतली थी,
उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों चुनी? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत पतले लेयर में आकर हमारा काम कर सकता है। He wanted to have very thin foil as much as possible, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, क्योंकि सबसे आसानी से मेल्डेबल और डक्टाइल बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ही थिन शीट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, जो स्क्रीन थी वो थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। किसकी स्क्रीन थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के पास किए, तो इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल तो बहुत सारे जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल तो बहुत सारे जा रहे थे। उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस विदाउट एनी डेविएशन। और उन्हें कैसे पता पड़ा? जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करते, तो यहाँ पे टिमटिमाता हुआ इफेक्ट आता, उस इफेक्ट को कहते हैं सेंटिलेशन। क्या कहते हैं? सेंटिलेशन नहीं, सेंटिलेशन। वैसे एस साइलेंट होके सेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये या स्केंटिलेशन कुछ अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो तुम्हारी मर्जी जो तुम बोलो। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक चमकता सा इफेक्ट सुनाई दिया, तुम्हें भी हुआ था। क्या था हमारे लिए स्केंटिलेशन? जो बोर्ड से टक टक की आवाज तुम्हारे मारने पर आ रही थी, उसे स्केंटिलेशन समझ लो, सेंटिलेशन समझ लो। समझ में आया? जो बोर्ड से टक की आवाज आ रही थी, इसका मतलब हमारे पास कौन सा इफेक्ट आया? वो सेंटिलेशन। और मोस्ट ऑफ द बॉल्स आप लोगों ने जैसी मारी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी चली गई। टच धागे, गोले से तो छोड़ो, बॉल से तो छोड़ो, धागे से भी टच नहीं हुई। आधा की तो है ना, तो इक्का दुक्का हुई होंगी। मैं तो खुद कह रहा हूं हुई है थोड़ी बहुत, पर मोस्ट ऑफ दी बॉल्स तो आपके पास विदाउट एनी डेविएशन ऐसी चली गई। तो ये जो है मोस्ट ऑफ दी बॉल्स हैं जो कि आपके पास ऐसी की ऐसी चली गई। यही तो हुआ आपके साथ भी, रदरफोर्ड ने भी यही देखा। उसने देखा कुछ इक्का दुक्का बॉल थी जो यहां से जा रही थी और जाते जाते डिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि वो केस तब है जब आपका जो है आपका धागे से लगा होगा, इक्का दुक्का बॉल अपने रास्ते में जा रही होगी, पर धागे से लग के थोड़ी इधर हो गई होगी। समझ में आ रही है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो ऑन तो है ही मेरे हिसाब से, और शायद हम लोग है ना? हाँ, तो यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द बॉल पास कैसे हुई, बताओ। मोस्ट ऑफ द बॉल कैसे पास हुई हैं? बिना टच करे, बिना डेविएट हुए, बिना डेविएट, बिना टच करे तो बोल लिए, पर बिना डेविएट करे। कुछ ऐसे थे जो हल्के से इधर चले गए, और एक ही बच्चे की बीच में कहीं पर लगी थी, जो कि बिल्कुल सेंटर से लगकर बॉल ऐसे लगकर यहां से वापस आके ऐसे गिर गई थी। किसकी थी? अर्श की थी। चलो, जिसकी भी थी, जिसकी भी थी, एक बॉल लगी, लेकिन बॉल तुमने कई सारी फेंकी थी, कई सारी फेंकी थी, है ना? तो यहां पर इन्होंने, अब ध्यान सुनिएगा, ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको सेटअप करके दिया। अब इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? कि मोस्ट ऑफ द बॉल, मोस्ट बॉल passes without any deviation, without, ये without है, any deviation, या passes straight। इस ऑब्जर्वेशन से, इस ऑब्जर्वेशन से बेटा मेरे को बता दें यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है? कंक्लूजन क्या निकाला? कि मोस्ट ऑफ द बॉल बिना डेविएशन के पास हुई। तो यहां पर हमने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली है यार, तभी तो कोई चीज बिल्कुल सीधी जा सकती है। अब आप देखो, अगर मैं मॉडल को लेके आता हूं, तो ये देखिए, ये जो मॉडल है आपके सामने, ये एटम का मॉडल ही तो है। नहीं, अब नहीं मारना, आपको मारना है ना ना ना, अरे मेरी बात तो सुन लो। देखो क्या हुआ, मोस्ट, ये एटम इतना मान लो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्पेस, देखो ये देखो, हाथ आ रहा है ना, कहीं से ही मार रहा हूं, हाथ आ रहा है, लेकिन एक जगह पर होगी जहां से शायद हाथ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही जगह होगी, पर मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एम्प्टी आ रहा है। हाँ, यहां से हाथ ले जाऊंगा, देखो थोड़ा सा इधर हो गया। तो कुछ जगह पर ऐसी थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसी थी मेरे पास? मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसी थी? जल्दी बताओ। एम्प्टी से पकड़ लेते, संभाल के आप जैसे। नेक्स्ट, कुछ बॉल, फ्यू बॉल पासेस, ध्यान सुनना, मेरा हाथ बहुत ज्यादा डेविएट नहीं किया। फ्यू बॉल पासेस विद स्मॉल डेविएशन,
स्मॉल डेविएशन। अब सुनो, ये स्मॉल डेविएशन से बॉल पास हो गई। अब सुनो, डेविएशन का मतलब है बॉल ऐसे जा रही होगी, यहां पर कोई चीज है, इसकी वजह से बॉल ऐसे होगी, मतलब जा ऐसे रही थी, इसकी वजह से ऐसे हो गई। अब इसका मतलब तो यार ये है, यहां पर कोई चीज है, यहां पर कोई चीज है और यहां से ऐसे गई, ये बात हुआ है, ये तो कहानी हुई है। यहां पर समझ में आ रहा है, यही बात हुई होगी। और मैंने आपको बताया था डबली चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अल्फा पार्टिकल कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ये कहानी तो तय है। तो अगर ये यहां पर सीधा जा रहा था तो इसका मतलब ये भी पक्का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, तभी यहां पर क्या हो गया? रिपल्शन हो गया, और इसी रिपल्शन की वजह से हमारे पास क्या हो गया? वो डेविएट कर गया पाथ। तो इसका मतलब जब कुछ पार्टिकल स्मॉल डेविएशन से पास हुए तो इससे पता पड़ता है कि इससे कंक्लूजन आएगा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम के अंदर कोई पॉजिटिव, अभी तो उसने बताया नहीं ना कि उसने कहा कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल जो कि कैसा है? खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? रिपेल होंगे। अभी 2 मिनट पहले लेक्चर शुरू करते टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल के पास जब पॉजिटिव रेज गई तो क्या हो गया? डेविएट हो गई, रिपेल हो गई। तो यहां से उसने क्या कंक्लूजन दिया कि यहां पर कोई पक्का भी पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा जो था ये था ओनली वन अमंग 12,000। बेटा कई बुक में 8,000 लिखा है, कई बुक में 12,000 लिखा है, कई बुक में कुछ लिखा है। 9th क्लास की एनसीईआरटी में कितना लिखा है? 12,000 लिखा है ना? हाँ 12,000। तो एक ही बॉल थी विच अपियर्स टू रिबाउंड, जो रिबाउंड हुई, विच अपियर्स टू रिबाउंड मतलब लग के बिल्कुल वापस आ गई। तो यहां से सिर्फ एक ही बॉल ऐसी थी जो बिल्कुल लग के और वापस ऐसे आ गई। तो इसने कहा कि यहां पर एक सेंटर पे कोई चीज है जो कि पूरे एटम का मास अपने ऊपर लेके रखती है, और वो चीज क्या थी? न्यूक्लियस। तो यहां से इससे क्या पता पड़ता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर या एट वन पॉइंट ओनली, एट द सेंटर पे हम लोग एक्चुअल में डिफाइन तो आज भी नहीं हुई है स्ट्रक्चर, पर हम लोग जो मान के चल रहे हैं उसमें हम लोग यही लेके चल रहे हैं, एट द सेंटर या फिर एट एनी वन पॉइंट भी मैं लिख सकता हूं, एनी वन पॉइंट, यानी कि स्कैटर्ड नहीं है न्यूक्लियस। सर अभी हमें शेप क्यों नहीं पता? बेटा अभी भी इतना वो है ही नहीं, और ये फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते। जब आप अभी हायर क्लासेस में जाओगे तो आप और भी चीजें पढ़ोगे इनके बारे में। अभी तो मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना है भी नहीं तुम्हारे, बस मेरा तो ये है कि तुम लोगों को चीजें ब्रॉड व्यू में देखने में आसान लगे। अभी तुम लोग इसे को पढ़ रहे होते और मैं सिंपल तरीके से समझाता थ्योरी में, तो शायद तुम्हें समझ भी नहीं आता कि क्या अल्फा पार्टिकल्स रहे होंगे, कैसे स्पेस एम्प्टी है। पर अब तो तुम्हें शायद थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा ना कि रदरफोर्ड ने क्या किया, क्योंकि तुम लोग क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स थे। ये मॉडल क्या था मेरा? एटम था। मोस्ट ऑफ द स्पेस मैंने एम्प्टी दिखा रखा है, केवल एक ही तो था जहां पर वो न्यूक्लियस था, वो मेटल की बॉल थी। जो मेरा हालांकि मेरे को फॉइल यहाँ पे दिखानी थी, गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे न्यूक्लियस, पर वो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं कर सकता भाई मैं इतना गोल्ड की फॉइल लाके वो सब चीजें, अल्फा पार्टिकल नहीं, अलाउ भी नहीं होना चाहिए, है ना, हाईली कैंसरस कॉजिंग रिएजेंट्स होते हैं। राइट, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आपने इमेजिन तो कर लिया ना फिर भी कैसा रहा होगा। अब गोल्ड का जो गोल्ड की फॉइल थी वो इतनी थिक थी, बस 10 की पावर 5 एटम्स थिक, 10 की पावर 5 एटम थिक। तो ये क्या थे? रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, ये क्या थी? रदरफोर्ड की कंक्लूजन, ये एक्सपेरिमेंट था। समझ में आ गया? तो 5 नंबर में 9th क्लास में स्कूल में लिखने को दे सकते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन समझाओ। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आया, क्या ऑब्जर्व किया समझ में आया, और उस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला ये समझ में आ गया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही नोट डाल लेना बेटा एक लास्ट में कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था वो भी किससे डिटरमाइन हुआ था? बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के 2 चेहरे थे, गीगर मार्सडन, मार्शल और गीगर मार्शल करके ऐसे थे, ठीक है। तो हाँ जो भी थे, है ना, तो 2 उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने भी काफी रोल बड़ा प्ले किया था, गीगर एंड मार्सडन, ये उनके नाम थे।
खैर, अब यहाँ पर आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया, थॉमसन मॉडल समझ में आ गया, एटम का स्ट्रक्चर समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब यूनिट पार्टिकल समझ में आ गए। बस इसके आगे है, अभी रदरफोर्ड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी किसी के फादर वगैरह वेट कर रहे होंगे, तो मैं खत्म कर रहा हूँ। बस एक दो चीज समझाकर कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम रखा गया है, यूनिटी का मतलब 1। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया था स्टार्ट करने में, ये मिल नहीं रहा था, कहाँ रख दिया था, है ना। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अभी हमें रदरफोर्ड के बारे में लिमिटेशंस वगैरह क्या थी सभी जानना है, लेकिन इतना आई होप आपको समझ में आ गया जो समझाया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, कैनाल रेस क्या है। इसके अलावा एक और इंडेक्स क्वेश्चन था, इफ एन एटम possess 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? नो, क्योंकि ये न्यूट्रल कर देंगे। चार्ज कब आएगा ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कर लिया है, पर अभी लिमिटेशंस वगैरह नहीं करी हैं, तो अगली क्लास में हम लोग रदरफोर्ड को ही आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द एक्सपेरिमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच।